IQ Civil Service is also associated with many of the government program that is run by the Assam government in Assam Administrative Training Institute, which is in Khanapara, Guwahati. उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट तो होते ही होते हैं, गवर्नमेंट्स का कुछ टी ट्राइब्स के बच्चों के लिए भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। सो इसके लिए भी IQ सिविल सर्विस ने काफ़ी काम किया हुआ है। और व्हेन यू विजिट टू आवर वेबसाइट, तो वहाँ पर आपको फीडबैक कैसा है स्टूडेंट का, फीडबैक जो हम हर साल लेते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं अपना फीडबैक देते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखकर आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी यूज टू एक्चुअली बी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट। सो ऐसे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सारी स्टीम फैकल्टी जो है इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप बोल सकते हैं कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। ओके, इसमें ये एक इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को जोड़ने का इस हमारे प्लेटफॉर्म पर, ताकि अच्छे कंटेंट और सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है इसको काफ़ी इजी तरीके से हम लोग आप तक पहुंचा सके और आप लोग भी हमसे जुड़ सके। इसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के, पॉलिटी के और भी बाकी सब्जेक्ट के, वो तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। हिस्ट्री में ऐसा कुछ करेक्ट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पार्ट इन हिस्ट्री आर बेसिकली स्टैटिक। कुछ जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल, कुछ एक्सकवेशन हो जाता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं लाइट में, कुछ नए रेवोल्यूशन आते हैं, कुछ एक्सप्लोर किया जाता है, तो वो एक पार्ट है। बट मोर देन 95% ऑफ द हिस्ट्री कंटेंट इज एक्चुअली स्टैटिक इन नेचर, इट इज़ नॉट डायनेमिक एट ऑल। सो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो जो कंटेंट है वो एक्चुअली हिस्ट्री के वो स्टैटिक तो है, आपको बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ाया जाता है वो मिलता है, बट जो अप्रोच होता है सिविल सर्विस के लिए दैट इज एक्चुअली फार डिफरेंट, दैट इज गिवन इन द बुक। हिस्ट्री अगर आप लोग सुनते हैं तो आपको लगता है कि एक्चुअली हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग तो है, ये तो दिमाग में आता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, उनको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग तो है, बट वो उसको याद रखना, उसमें बहुत सारे डेट होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सो उसको याद रखना वो जो है इट इज़ वेरी टीडियस टास्क, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वो उससे घबरा जाते हैं, वो उससे परेशान रहते हैं। तो हिस्ट्री की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन एज ए हिस्ट्री टीचर अगर मुझे आपको बताना हो, हिस्ट्री जो है वो रट्टा मारने की, मगअप करने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके इवेंट का बैकग्राउंड पता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका आउटकम क्या होगा, तो डेट याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आप पुराने क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि किस डेट को कौन सा वॉर हुआ या कौन सा इवेंट हुआ। कभी कभी रेयरली आ जाते हैं एक दो, बट वो भी समवॉट इवेंट से कनेक्टेड होते हैं। सो हिस्ट्री जो है वो आपको बैकग्राउंड जो है वो जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो हिस्ट्री भी जैसे आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं विच इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, सेम वे हिस्ट्री इज ऑल्सो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाता है तो फिर आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होती है, आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 95% जो टॉपिक हिस्ट्री को कवर करता हूँ मैं, उसमें बिल्कुल भी रटने का नहीं ज़रूरत है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। 5% तो हर सब्जेक्ट में होता है, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, वो भी बहुत आसान हो जाता है धीरे धीरे। आप लोग जब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर रिवीजन करते रहोगे, नोट्स के क्लास में अगर अटेंटिव रहोगे तो वो कर ले जाओगे, दैट इज़ नॉट एक्चुअली बिग डील। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम है और किस टाइप की टीचिंग, कैसे हम जो कंटेंट है उसको हैंडल करते हैं, उसको डील करते हैं। आपने भी हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए सिविल सर्विस में एग्ज़ाम जो आते हैं उसको करने का, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस एग्ज़ाम में कैसे उसको टैकल करते हैं। यहाँ तक हिस्ट्री में बहुत
क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू पैनल में पूछा जाता है, वो आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए कि मीन्स आपका जो नोशन है, मीन्स आपका जो आइडियाज़ है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप उसमें इम्पार्शियलिटी कितनी ज़्यादा, न्यूट्रलिटी, ये सब आप लोग रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, तो वो सभी बहुत बार चेक करते हैं एग्जाम में। सो ऐसे ही एक टॉपिक है जो बहुत बार स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं और बहुत हमेशा वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और वो टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल है, जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल है, इसको हम जनरली थ्री फेज में डिवाइड करते हैं, थ्री फेजेस। पहला जो फेज है इसको बोलते हैं मॉडरेट फेज। सेकंड जो फेज होता है वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और थर्ड जो फेज है उसको बोलते हैं हम लोग गांधीयन फेज। सो इंडियन नेशनल स्ट्रगल को स्पेशली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, बिकॉज इन 1885 when Congress party was actually formed, and this party was always at the forefront in the Indian struggle. ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस पार्टी हमेशा सबसे आगे रहती थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो आगे रहे हैं टाइम टू टाइम, बट कांग्रेस पार्टी का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे फेज में, आइदर एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज और गांधीयन फेज, किसी भी फेज में आप ले लो, तो उनका जो एक प्लेस है वो याद है। एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी एक्चुअली मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल इन अ ट्रू सेंस, यू कैन से। बट लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, तो अब ये है कि कांग्रेस पार्टी तो स्टार्ट हुई 1885 में, वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन ये मॉडरेट फेज क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या होता है, गांधीयन फेज क्या होता है, हाउ वी कैटेगराइज, इनका टाइम पीरियड क्या है, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। कौन कौन से लीडर मॉडरेट ग्रुप के थे, उनको मॉडरेट क्यों कहा जाता था, गांधी जी वेदर मॉडरेट थे कि एक्सट्रीमिस्ट थे कि या नहीं थे या न्यूट्रल थे, तो ये सारे बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत आसान तरीके से हम इसको डील करेंगे। जैसे अगर हम मॉडरेट फेज देखते हैं, एक क्लास में आपको कभी मैं बताऊंगा कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, उसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या है, जैसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये सब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाद में किसी लेक्चर में बताऊंगा। पहले आज मॉडरेट फेज जो है, जब कांग्रेस स्टार्ट हुआ था तो जो पहला फेज है 1885 से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मॉडरेट फेज। एंड व्हाई दिस फेज इज नोन एज मॉडरेट, मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में कि व्हाई दिस फेज इज नोन एज मॉडरेट फेज, इनको मॉडरेट फेज क्यों बोला जाता है। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो आगे आएंगे उनको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोला जाता है। हाँ, तो इसके बारे में, इसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको पता होना चाहिए आपके बारे में। उससे पहले जो उनका कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप समझ ले। मॉडरेट क्या होता है, जनरली मैं पूछता हूँ तो बच्चे ये बताते हैं सर मॉडरेट मतलब ना लेफ्ट राइट, ना ज़्यादा एग्रेसिव हो ना ज़्यादा सीधा साधा हो, एक मिडिल अप्रोच, बुद्धा पाथ। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट बहुत बार बोलते हैं सर जो बीच का हो, हाँ तो बीच का होगा इसका क्या मतलब होता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज थिंग। सो मॉडरेट का मतलब क्या होता है, यही बेसिक जो इसकी मीनिंग है, ये भी बच्चों को पता नहीं रहता है, तो इससे बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और रटने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये लीडर मॉडरेट थे, ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे, ये गांधी के साथ थे। तो इस तरीके से वो अपने हिसाब से अपने मन में बना लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन बार बार उनको क्रिएट होता है। मॉडरेट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, या लीडर जो 1885 से अप्रॉक्स 1904 1905 तक आते थे, इनको मॉडरेट लीडर बोला जाएगा। इसके बाद भी आएंगे, उसको हम देखेंगे बाद में। इनको मॉडरेट इसलिए बोला जाता था बिकॉज दे वर एक्टिंग एज ए मॉडरेटर, वो मॉडरेटर की तरह एक्ट करते थे, दे वर एक्टिंग एज ए मॉडरेटर। जैसे न्यूज एंकर होता है, तो न्यूज एंकर क्या करता है, मॉडरेशन का काम करता है। किसके, एक टाइप ऑफ और बी टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है, इनके बीच में मॉडरेटर का काम करता है। जैसे आपने टीवी डिबेट बहुत बार देखा होगा, आजकल तो एंकर खुद अपना ओपिनियन देने लगते हैं, मॉडरेटर तो वो रह नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छे एंकर जो होते हैं, जैसे आप राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी देखोगे, तो उसमें क्या होता है कि डाइवर्स आइडियोलॉजी अपने प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली वो इनवाइट करते हैं और वहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग ओपिनियन को अपने प्लेटफॉर्म पर अलाउ करते हैं। सो
एक मॉडरेटर का काम होता है कि एक ब्रिज क्रिएट करना बिटवीन टू एक्सट्रीम आइडियोलॉजी और टू एक्सट्रीम ओपिनियन। तो जो ये मॉडरेटर थे, मॉडरेट लीडर थे, दे एक्टेड एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर ये थे कि ये किस किस आइडियाज को साथ में जोड़ने की कोशिश करते थे। हाँ, दे वर एक्टिंग एज ए मॉडरेटर बिटवीन ब्रिटिशर्स एज वेल एज इंडियंस। सो जो मॉडरेट लीडर थे वो ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे। दैट्स व्हाई दे वर नोन एज मॉडरेट लीडर। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो 1905 के बाद जो आएंगे, हाँ, क्यों आए कैसे आए वो कभी हम बाद में दूसरे लेक्चर में देखेंगे। जैसे एक्सट्रीमिस्ट बाद में आते हैं तो उनका जो आइडिया होता है वो मॉडरेटर का काम नहीं करते हैं। ये मॉडरेटर का काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। बिकॉज दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। वो ब्रिटिश सेंस, उनको लगता है कि रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एक्चुअली गुड फॉर इंडियंस। ओके, ये तो कुछ बेवकूफ बदतमीज जो ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअली गुड, देयर बिहेवियर इट इज नॉट गुड एक्चुअली, बट they wanted to establish same kind of system that is in the British, that is in the Britain. तो ब्रिटेन में जैसे पार्लियामेंट सिस्टम है, पीपल हैव राइट टू वोट, सो सेम काइंड ऑफ सिस्टम दे वांटेड टू एस्टैब्लिश हियर। तो वो ब्रिटिश से एज सच उनका कोई आइडियोलॉजिकल नाराजगी नहीं थी, वो बस चाहते थे कि जो ऑपरेशन की जो सप्रेशन की पॉलिसी है उसको बस ब्रिटिश खत्म कर दें, तो उनका रूल दैट इज एक्चुअली बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई दे एक्ट एज ए मॉडरेटर बिटवीन ब्रिटिश एंड द इंडियंस। तो पहला क्या है? दे बिलीव्ड इन दी ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एज वेल एज दी फेयरनेस। एक्सट्रीमिस्ट को ये पता था, वो इन सब चीजों को नहीं मानते थे। दे डिड नॉट, उनको लगता था बिकॉज दे वर हाईली कन्विंस्ड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एक्चुअली एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर एंड दे आर हियर टू एक्चुअली एक्सप्लॉयट द इंडियंस। और इंडियंस की जितनी भी प्रॉब्लम है लाइफ में वो ब्रिटिश की सप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी की वजह से है। तो वो कभी उनके बीच में, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में मॉडरेटर का काम नहीं करते थे। वो क्या काम करते थे कि वो उनको अपोज करते थे। तो जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हाँ, हड़ताल, धरना, हाँ, ये सब कॉमन टर्म, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ये सब उनके मेथड होते थे। और उसमें जो यूनिक जो मेथोडोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की उसको बोलते हैं बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो गुड्स हैं, ब्रिटिश गुड्स हैं जो इंडिया में लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट होते हैं, उसको बायकॉट करेंगे। लेकिन ये सब काम ये लोग नहीं करते थे मॉडरेटर। वो इनके जो कंसर्न थे वो ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। बिकॉज दे बिलीव्ड इन पीपीपी। पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, इसका मतलब होता है प्ली, प्रेयर एज वेल एज पिटिशन। सो अपना प्ली रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रेयर करेंगे कि इंडियंस जो हैं इस एरिया में दे आर सफरिंग, हाँ, और पिटिशन भी देंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया की ये डिमांड है और दिस इज योर मोरल ड्यूटी एक्चुअली टू फुलफिल दैट डिमांड ऑफ द इंडियंस। यू आर नॉट हियर टू एक्सप्लॉइट द इंडियंस, यू आर हियर बेसिकली टू हेल्प देम। तो उनके सामने प्ली प्रेयर बहुत ज़्यादा वो करते थे। साथ साथ में ये बोलते थे कि जो लेजिस्लेचर है इसमें जो इंडियंस हैं इनका भी रोल पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। सेम में दे ऑल्सो वांटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, इंडियंस को रोका जाता था सर्विस में आने से, बहुत सारे कंडीशन थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, एग्जाम ब्रिटेन में होते थे, इंडिया में नहीं होते थे। तो अभी जैसे आप सपोज यू आर फ्रॉम तमिलनाडु और बोला जाए कि दिल्ली में सेंटर होगा यूपीएससी का और बाकी कहीं जगह नहीं होगा, तो तमिलनाडु के बहुत सारे बच्चे दे कैन नॉट अफोर्ड टू एक्चुअली कम टू दिल्ली टू गिव एग्जाम। तो सिमिलरली उस टाइम इंडिया वॉज वेरी पुअर कंट्री और आप सोचो कि उनको ब्रिटेन जाकर एग्जाम देना पड़ता। तो और भी बहुत सारे, उनको लैटिन आना चाहिए, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। मैक्सिमम एज वॉज एक्चुअली 21, हाँ, आज के टाइम पर हाँ 32 जनरल कैटेगरी, 35, 37 ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में है। तो उस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। सो मॉडरेटर जो थे ये यही काम करते थे, वो कन्फ्रंटेशन नहीं करते थे। हाँ, एक यूनिक फीचर था जो उनका था, वो क्या करते थे, वो पब्लिक को अवेयर करते थे थ्रू देयर राइटिंग्स। जैसे इकोनॉमिक क्रिटिक पुट फॉरवर्डेड बाय मॉडरेट लीडर, जैसे दादा भाई नौरोजी,
एक्सपोज द ट्रू एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हैं। पॉलिटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेट इज बुक रिटन बाई दादा भाई नौरोजी। और वो जो थ्योरी थी उसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ जो वेल्थ थ्योरी थी दैट वाज पुट फॉरवर्डेड बाई आर.सी. दत्ता एज वेल एज दादा भाई नौरोजी। तो उनका ये कहना था कि सिंस 1757 और स्पेसिफिकली बोले तो 1765 जब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद से इंडियन वेल्थ वाज एक्चुअली ड्रेन्ड आउट टू ब्रिटेन। ड्रेन का मतलब होता है सिंपल, सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज ब्रिटेन। तो ड्रेन का जैसे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि फ्लो एक तरफ होता है, तो यहाँ से जो रिसोर्सेज थे वो इधर बच जाते थे, ब्रिटेन से कोई भी रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं आता था। और जो आते थे बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे रेलवे लाइन ब्रिटिश ने लगाया वगैरह, तो इंडियंस के फायदे के लिए नहीं, वो अपने फायदे के लिए लगाते थे। हाँ, तो कैसे लगाते थे, क्यों लगाते थे, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था, दैट विल सी इन सम अदर लेक्चर। तो उनका जो मेथड था वो कन्फ्रंटेशन का नहीं था, उनका जो था वो अवेयरनेस का भी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो चाहते थे कि धीरे धीरे रिफॉर्म, दे वर नॉट वेरी एग्रेसिव इन नेचर, दे वर नॉट वेरी एग्रेसिव इन नेचर। वो एग्रेशन में बहुत ही कम था, क्योंकि उनको पता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्चुअली दे वर फ्रॉम द इलीट सेक्शन, हाँ दे वर फ्रॉम द इलीट सेक्शन। तो उनको लगता था कि एग्रेशन जो है वो इंडियन मूवमेंट के लिए अच्छा नहीं है, हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रेशर डालना चाहिए ताकि रिफॉर्म कर सके। बट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर दे वर वेरी एग्रेसिव इन नेचर, वो ये सब नहीं सुनेंगे कि इंतजार करेंगे कि रिफॉर्म होना चाहिए कैसे, वो सीधे सड़क पर आ जाएंगे। अगर लगेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी इज एक्चुअली सप्रेसिव, दे विल कम आउट ऑन द स्ट्रीट, तो वहाँ पर आकर धरना देंगे, हड़ताल देंगे, स्ट्राइक, बॉयकॉट, ये सारे मेथड जो हैं वो आगे अपना फॉरवर्ड करेंगे। उनका ये कहना है कि एक्चुअली स्वराज इज आवर बर्थ राइट, जैसे तिलक ने बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यहाँ पर ये बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम इज एक्चुअली गुड, बट द सिस्टम विच इज फंक्शनिंग इन द ब्रिटेन दैट शुड बी एस्टैब्लिश इन इंडिया। और जो यहाँ पर करप्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होना चाहिए, और इंडियंस को सर्व करने के लिए, ना कि उन पे एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, परेशान करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्चुअली दी मॉडरेट फेस। तो इम्पॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे, जैसे उमेश चंद्र बैनर्जी, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सिमिलरली दादा भाई नौरोजी, ऑल्सो नोन एज, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सिमिलरली मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, सिमिलरली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तो ये जो लोग थे वो मॉडरेट सेक्शन के लीडर थे। अब इसमें ये भी कंफ्यूजन है, सर ये मॉडरेट में है तो आगे जो लीडर आएंगे वो मॉडरेट में क्यों नहीं है, गांधी जी। तो मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, ये सब डिवाइड करना इट इज वेरी टफ टास्क। मॉडरेट, क्योंकि जैसे लाला लाजपत राय से पूछा गया यही क्वेश्चन, सर ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, तो लाला लाजपत राय से पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। सो ही सेड दैट, वेरी ब्यूटीफुल statement was given by him, and he said that today's extremist are tomorrow's moderate। जो आज के एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कल मॉडरेट बन जाएंगे। जैसे 20-30 की जो एज होती है, बिटवीन 20 to 30s और टीन एज जो होती है, दैट इज एक्चुअली पीपल आर वेरी एग्रेसिव इन दैट एज। तो शुरू में जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ही वॉज वेरी एग्रेसिव लीडर इन 70s एज वेल एज इन 80s। ये ICS एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया था, बट कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया था। सो ही वॉज वेरी एग्रेसिव, वो हमेशा प्रोटेस्ट करते थे। एक्सट्रीमिस्ट के जितने भी गुण हैं, गांधी जो आगे बाद में करेंगे, वो सारे सब कुछ ये कर चुके थे। बट धीरे धीरे जब इससे एज बढ़ती है तो कन्फ्रंटेशन की जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
तो आप इसीलिए देखोगे कि गवर्नमेंट जो है वो निगोशिएट करती है, कहीं पर प्रॉब्लम चल रही है जैसे नॉर्थ ईस्ट है कहीं पर, तो वो जो सीनियर मेंबर होते हैं उनसे करती है। अब 20-22 साल के लोगों से, बच्चों से करने जाएगी तो वो तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि उनका एग्रेसिव नेचर होता है, हमेशा कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो एक एज होता है 40-50 के बाद, तो उसमें क्या होता है कि वो एग्रेशन जो है वो खत्म हो जाता है, एक्सपीरियंस आता है, समझदारी आती है, रैशनल डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो मॉडरेट कौन है, कब बना, कैसे बना, वो नहीं, एक एज होता है उसमें आदमी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। उस एग्रेशन की वजह से, जैसे गांधी जी थे वो शुरू में मॉडरेट थे, बाद में इतने एग्रेसिव हो जाएंगे कि एक्सट्रीमिस्ट भी उनके पीछे, उनके सामने पानी हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मॉडरेट हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। पीपल का नेचर एंड कैरेक्टर जो है वो बदलता रहता है। जैसे ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं क्लास 10-12 तक बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हों, लेकिन उसके बाद वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। और ऐसा होता है कि क्लास 10-12 तक बहुत सारे एवरेज बच्चे या कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो बाद में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो आदमी का नेचर एंड कैरेक्टर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम इट एक्चुअली चेंज। सो सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बाद में मॉडरेट, जैसे तिलक, ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट लीडर, लेकिन बाद में वो मॉडरेट बन गए। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है रिस्पॉन्सिविस्ट पार्टी, आगे केलकर वगैरह ये लोग लेकर चलेंगे। तो वो जो पार्टी थी वो गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार थी। उन्होंने बोला कि हम कोऑपरेट करेंगे अच्छी चीज़ों पर, बट तो ये तिलक के लास्ट जो स्टेज है लाइफ की उसमें ऐसा था। उस टाइम पर गांधी, उनको लोग कहते हैं कि ही वॉज मॉडरेट एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग, ऐसा नहीं है। तिलक जो काम कर चुके थे पहले वो गांधी शुरू में फर्स्ट स्टेज से ही स्टार्ट करते हैं। प्रोटेस्ट, बाइकआउट, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ, स्ट्रीट पे हड़ताल, चक्का जाम, सब कुछ वो करेंगे और बोलेंगे डोंट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो मूवमेंट का गांधी जी स्टार्ट करेंगे वो नाम पड़ा है। तो ऐसा नहीं, तिलक वॉज फार मोर अग्रेसिव एज कम्पेयर टू गांधी जी। गांधी जी वॉज फार मोर अग्रेसिव, बट उनका जो आइडियल मेथोडोलॉजी था वो काफ़ी कुछ अलग था। कैसे था तो कभी हम डिस्कस करेंगे उस लेक्चर को, तो हम बाद में वहाँ पर देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे आऊँगा तो बताऊँगा कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो व्हाट वर द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर राइज। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो द थिंग दैट इज़ गिवन इन बुक, हाँ, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो इसीलिए आप जो है कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो आपका जो एंथुजियाज्म है, जो आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट में लंबे समय तक बना रहेगा और आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।